ऑलराइट, हेलो गाइस। सो अभी तक हमने मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में ये पढ़ा था कि उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ओके, सो व्हेन देयर आर मोर दैन वन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स एंड आवर मॉडल इज लीनियर इन पैरामीटर्स। ओके, अब बात आती है ये हमने फर्स्ट पार्ट में कवर किया था। ओके, फोर्थ चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में अब बात आती है कि हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे करते हैं जब मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल होता है। ठीक है, सो दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू स्टडी। ओके, सो अभी तक हमने आर स्क्वायर देखा था। आर स्क्वायर वॉज नथिंग बट इट वॉज अ मेजर ऑफ गुडनेस ऑफ फिट। ओके, बट आर स्क्वायर अपने आप में ये नहीं बताता कि जो हमारे पार्शियल रिग्रेशन कोफिशिएंट्स है आर दे स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट और नॉट। मतलब आर दे स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट फ्रॉम जीरो और नॉट। ठीक है, सो एक एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है इज़ दैट एंटीक क्लॉक का जो ऑक्शन प्राइस है वो दो वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है। फर्स्टली द एज ऑफ द क्लॉक एंड सेकेंडली इज़ द नंबर ऑफ बिडर्स। अच्छा, ये मैंने बताया था यहाँ पे हम x2 x3 क्यों लिखते हैं, क्योंकि हम मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल को ऐसे डिनोट करते हैं वाई आई इज़ नथिंग बट बीटा वन ओके प्लस बीटा टू x2i प्लस बीटा थ्री x3i। सो बीटा टू और बीटा थ्री हमारे पार्शियल रिग्रेशन कोफिशिएंट्स थे जो हमने पढ़ा था कि बीटा टू का मतलब ये है इफ़ यू चेंज वन यूनिट change in x2i, how much y changes, how much it changes the average value of y। और इसमें हमने क्या अज्यूम किया था, कीपिंग x3 कांस्टेंट। सो इट इज़ द मीनिंग ऑफ पार्शियल रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। सो अब आर स्क्वायर अपने आप में गुडनेस ऑफ इट तो बता देगा कि हमारा मॉडल कितना अच्छा है, बट वो ये नहीं बता पाएगा कि जो पार्शियल रिग्रेशन कोफिशिएंट्स है क्या वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं है। ठीक है, क्या उन पर्टिकुलर एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल का हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पे इम्पैक्ट है भी कुछ या नहीं है। ठीक है, जो हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था दैट एच नॉट वी अज्यूम दैट बीटा टू इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब हमने क्या पढ़ा था कि इंडिविजुअली तब तो हमारे पास एक ही एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल था। हमने पढ़ा था कि क्या एक्स वाई को एक्चुअल में इन दोनों के बीच कोई रिलेशन है या नहीं है। तो दैट्स वॉट वी टेस्टेड। सो एग्जैक्टली यहाँ पे भी हमें यही टेस्ट करना है, जो पार्शियल रिग्रेशन कोफिशिएंट्स है बीटा टू बीटा थ्री बीटा फोर इवन बीटा वन। ओके, सो या सो आर दे स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट और नॉट। तो इसमें अब हमें ये ऑक्शन प्राइस का मॉडल दे रखा है, दो वेरिएबल्स एज ऑफ द क्लॉक एंड नंबर ऑफ बिडर्स। दिस इज नथिंग बट योर बीटा वन। दिस 12.7413 is nothing but your beta 2. This 85.764 is nothing but beta 3. ओके, फिर इनके नीचे इनके स्टैंडर्ड एयर्स देखे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि स्टैंडर्ड एयर का इनके फॉर्मूला क्या था मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल में। उसी के साथ इनका टी वैल्यू दे रखा है कि जैसे हमने टू वेरिएबल केस में किया था इन विच वी जस्ट हैड एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई इज नथिंग बट बीटा वन प्लस बीटा टू एक्स। तो इसमें भी हमने स्टैंडर्ड एयर बीटा वन और बीटा टू के देखे थे। ठीक है, वैसे ही अब यहाँ पे तीनों पार्शियल कोफिशिएंट्स के स्टैंडर्ड एयर एंड उनकी एसोसिएटेड टी वैल्यू, उसके साथ एसोसिएटेड पी वैल्यू एंड इस मॉडल का आर स्क्वायर देखना कि 0.8906 है। मतलब 89% ऑफ और क्लोजली 89.06% ऑफ वेरिएशन इन डिपेंडेंट वेरिएबल इज एक्सप्लेन बाय माई मॉडल। बाय माई मॉडल का मतलब कि 89% वेरिएशन जो एंटीक क्लॉक के ऑक्शन प्राइस में है वो यही दो वेरिएबल्स एक्सप्लेन कर देते हैं। ओके, अब इस पर भी हम बाद में आगे आएंगे कि ये कलेक्टिवली एक्सप्लेन करते हैं या नहीं करते। अब यहाँ पे एफ स्टैटिस्टिक है, इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर करना। सो पहले हम यही टेस्ट करते हैं कि क्या हमारे जो पार्शियल रिग्रेशन कोफिशिएंट्स है दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई इज नथिंग बट बीटा वन प्लस बीटा टू एक्स टू आई प्लस बीटा थ्री एक्स थ्री आई। तो अभी चेक करते हैं बीटा वन बीटा टू और बीटा थ्री क्या ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो पहले बीटा टू का टेस्ट लेते हैं, वैसे सबका टेस्ट सेम ही होएगा। ठीक है, इसकी जगह तुम बीटा वन भी रख सकते हो, बीटा थ्री भी रख सकते हो। सो द थिंग इज अब हम इसको टेस्ट कैसे करेंगे। सो स्टार्टिंग विद द ओरिजिनल अजम्पशन ऑफ क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल और जो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की अजम्पशंस है दोनों में एक ही अजम्पशन कॉमन है दैट जो एयर टर्म है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद मीन जीरो एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर कैसे, होमोसेडास्टिसिटीज है। ठीक है, और इस अजम्पशन के बाद हम प्रूव कर सकते हैं जैसे हमने टू वेरिएबल केस में किया था इज दैट जो स्मॉल बीटा वन स्मॉल बीटा टू और स्मॉल बीटा थ्री, क्योंकि दीज आर द थिंग्स दैट आई कैन एस्टिमेट ना। पॉपुलेशन वाले तो मैं एस्टिमेट कर ही नहीं सकता, स्मॉल बीटा वन स्मॉल बीटा टू स्मॉल बीटा थ्री दिस इज समथिंग दैट आई कैन एस्टिमेट। तो मुझे अब इनका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी चाहिएगा। तो इस अजम्पशन के बाद दैट एयर टर्म में नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके बाद मैं इन बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री पार्शियल कोफिशिएंट्स के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी पता कर सकता हूँ। इवन आई कैन शो दैट दे आर ऑल्सो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री रिस्पेक्टिवली एंड वेरियंस सिग्मा स्क्वायर बीटा वन सिग्मा स्क्वायर बीटा टू सिग्मा स्क्वायर बीटा थ्री। ठीक है, वेरियंस हमने लास्ट वीडियो में देखी थी, उसका एक फॉर्मूला था बड़ा सा। ओके,
अब बात आती है कि अगेन जैसे हमने टू वेरिएबल केस में कहा था कि हाँ ठीक है नॉर्मली तो डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट टू वेरिएबल में भी हमें सिग्मा स्क्वायर चाहिए था जो कि एयर टर्म की वेरिएंस है, जबकि हमारे पास नहीं थी। हमने इसको रिप्लेस किससे किया था, सिग्मा स्क्वायर हैट से, विच वॉज नथिंग बट रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स डिवाइडेड बाय n-2। n-2 हमने क्यों किया था, दो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी क्यों लूज हुई थी, क्योंकि ई आई को एस्टिमेट करने के लिए मुझे वाई आई हैट चाहिए, और वाई आई अपने आप को वाई आई हैट को एस्टिमेट करने के लिए मुझे बीटा 1 और बीटा 2 चाहिए थे। तो ये दो चीज़ें मैंने एस्टिमेट की थी, इसलिए दो डिग्री ऑफ फ्रीडम लूज हो गई। वैसे ही अब अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे ये जो स्मॉल बीटा 1 की वेरिएंस का फॉर्मूला है और स्मॉल बीटा 2 की है, स्मॉल बीटा 3 की वेरिएंस का फॉर्मूला है, इसमें भी मुझे एरर वेरिएंस चाहिए, बट मेरे पास वो नहीं है। ठीक है, अब नहीं है तो अब मैं एरर वेरिएंस को उसके एस्टिमेट से रिप्लेस करूँगा। एस्टिमेट इसका क्या होगा, इसका एस्टिमेट इज नथिंग बट सेम एज रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स डिवाइडेड बाय n-3। अब यहाँ पे 3 क्यों हो गया, क्योंकि इसमें भी मुझे वाई आई हैट तो चाहिए ही होगा, राइट। वाई आई हैट वॉज नथिंग बट बीटा 1 प्लस बीटा 2 x2i प्लस बीटा 3 x3 है। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल बीटाज आएंगे। ठीक है, दिस इज माई वाई आई हैट। अब इस वाई आई हैट को एस्टिमेट करने के लिए मुझे 3 पार्शियल कोफिशिएंट्स पहले एस्टिमेट करने पड़ेंगे। तो अब यहाँ पे मुझे 3 एस्टिमेट करने, तो वी लूज 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ओके, अब सेम वी कैन शो दैट टेस्ट स्टैटिस्टिक t which is defined as small beta 1 minus capital beta 1. This is nothing but the null hypothesis value। जो भी हम null hypothesis में value रखेंगे that capital beta 1 is 0, हम इसी पे टेस्ट करते हैं, but we can keep it as any value। okay, beta 1 स्टार रख देंगे तो यहाँ पे वो null hypothesized value आ जाएगी। okay, and then divide by the standard error of beta 1, standard error of beta 2, standard error of beta 3। वैसे ही टू वेरिएबल केस में हमने किया था is that if y i hat is equals to beta 1 प्लस बीटा 2 एक्स है, तो हमने क्या कहा था, ये जो बीटा 1 है माइनस कैपिटल बीटा 1 स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा 1। पहली बात तो ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, बट सिंस हमने सिग्मा स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया सिग्मा स्क्वायर हैट से, तो फिर हमने कहा दिस नथिंग बट इट फॉलोज t n-2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, टी डिस्ट्रीब्यूशन विद n-2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। वैसे ही अब इसमें भी सेम है, बीटा 1 बीटा 2 और बीटा 3 इनका टेस्ट स्टैटिस्टिक टी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉलो करता है, बट n-2 की जगह अब यहाँ पे n-3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गया, सॉरी या n-3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गया, क्योंकि यहाँ पे पहली बात तो 3 पार्शियल कोफिशिएंट्स है, तो अगेन इन तीनों को एस्टिमेट करना पड़ेगा, तो वी लूज 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। और जैसे जैसे हमारे पास के पैरामीटर्स हुए इंक्लूडिंग द इंटरसेप्ट पैरामीटर, ये दोनों तो पार्शियल कोफिशिएंट्स है, लाइक पार्शियल, एंड दिस इज द इंटरसेप्ट पैरामीटर स्मॉल बीटा 1। तो अगर हमारे पास के पैरामीटर्स हुए इंक्लूडिंग द इंटरसेप्ट 1, तो यहाँ पे टी डिस्ट्रीब्यूशन विद n-k डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉलो करेंगे। जैसे मान लो अगर 4 वेरिएबल्स का होता दैट वाई इज एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई इज नथिंग बट बीटा 1 प्लस बीटा 2 x2i प्लस बीटा 3 x3i प्लस बीटा 4 x4i। ठीक है, तो ऐसे अगर हमें टेस्ट करना होता फिर स्मॉल बीटा 4 का इफ़ वी वांट टू टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट ओ क्या बीटा 4 0 है, कैपिटल बीटा 4, तो उसमें क्या होता है दैट टी स्टैटिस्टिक इज नथिंग बट बीटा 4 माइनस कैपिटल बीटा 4 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा 4 फॉलोज टी डिस्ट्रीब्यूशन विद n-4 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ओके, सो यस n-3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया कि ई टी स्क्वायर रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स को जब हम एस्टिमेट करते हैं तो हमें वाई आई हैट चाहिए होता है, और इस वाई आई हैट मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल में इसको एस्टिमेट करने के लिए हमें स्मॉल बीटा 1, स्मॉल बीटा 2, स्मॉल बीटा 3 ये 3 कोफिशिएंट्स को एस्टिमेट करना पड़ता है। दैट्स व्हाई वी लूज 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ओके, सो अब टी वैल्यू अप्रोच क्या थी कि एच नॉट हम डिफाइन करते हैं दैट बीटा 2 इज इक्वल्स टू 0, ऑल्टरनेटिव इज दैट इट इज नॉट इक्वल्स टू 0, इट्स अ टू टेल टेस्ट। ओके, इट्स अ टू टेल टेस्ट कि बीटा 2 कैन बी नेगेटिव कैन बी पॉजिटिव। ठीक है, अब करते कैसे थे कि जो हमारी टी स्टैटिस्टिक की वैल्यू आती थी क्या वो सिग्निफिकेंट है या नहीं, सिग्निफिकेंट है या नहीं, इसको कैसे टेस्ट करते थे कि अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगर ये वैल्यू में क्रिटिकल वैल्यू से बड़ी हुई देन आई रिजेक्टेड द नल हाइपोथेसिस। ठीक है, सो अगर मैं मान लो अल्फा 5% लेता हूँ तो फॉर टी डिस्ट्रीब्यूशन इस बाउंड के अंदर अगर टी वैल्यू है तो वो 95% के अंदर लाई करती है, विच इज़ 2.045। तो इफ़ टी लाइज बिटवीन दिस बैंड देन द प्रोबेबिलिटी इज 95%। ओके, बट मेरी जो वैल्यू आई है विच इज़ 13.9653 वो 2.045 से बड़ी है, लाइक माई कैलकुलेटेड वैल्यू इज मोर दैन द क्रिटिकल वैल्यू, देन आई रिजेक्ट एच नॉट। अगर तुम पी वैल्यू अप्रोच से करते हो तो ये जो तुम्हारा टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू आई है इसकी पी वैल्यू वुड बी क्लोज टू 0, वेरी क्लोज टू 0। तुम ऊपर देख भी सकते हो जैसे हमारा ये था। ठीक है, सो इसका बीटा 2 का हम टेस्ट कर रहे हैं, इसकी पी वैल्यू अगर तुम देखो इसका टी स्टैटिस्टिक का वैल्यू ये है 13.9653। ठीक है, जो हमने निकाला पी वैल्यू इज़ वेरी क्लोज टू 0। तो इसका मतलब क्या है, एक बार इंटरप्रेट करते हैं, इज दैट
इफ बीटा टू वो एक्चुअली जीरो, अगर जो मेरा पॉपुलेशन पैरामीटर अगर वो सही में जीरो होता तो ये टी वैल्यू, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती मेरी, मतलब जो मुझे टी वैल्यू मिली है, जो मुझे सैम्पल मिला है, यू नो क्या प्रोबेबिलिटी होती कि मुझे वैसा सैम्पल मिलता हो, मैं वैसी टी वैल्यू कैलकुलेट कर पाता अगर मेरा बीटा टू एक्चुअली में जीरो होता, विच इज़ क्लोज टू निल। ठीक है, पी वैल्यू जीरो का मतलब है कि अगर वो चीज़ सही में ट्रू होती तो जो तुमने सैम्पल ऑब्टेन किया उसकी वैल्यू मिनिमम, लाइक इट्स वेरी लेस। ओके, सो यस, अब ये कैसे डिसाइड करते हैं वन टेल है टू टेल है? ये प्रायर एक्सपीरियंस पे कोई अंडरलाइंग इकोनॉमिक थ्योरी होगी जो बताएगी कि हाँ, एज ऑफ द क्लॉक इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू द ऑक्शन प्राइस ऑफ द क्लॉक। ठीक है, तो अब इसके लिए तुम वन टेल टेस्ट भी कर सकते हो, दैट इफ एच नॉट इज बीटा टू इज इक्वल्स टू जीरो, ऑल्टरनेटिव इज बीटा टू इज ग्रेटर दैन जीरो। ठीक है, यू कैन बीटा टू इज ग्रेटर दैन जीरो। ठीक है, यू कैन इवन टेस्ट दिस अगर तुम्हारे पास कोई अंडरलाइन थ्योरी है, अगर तुम्हारे पास कोई रीज़न है बिलीव करने के लिए कि हाँ इन दोनों के बीच कोई पॉजिटिव रिलेशन होगा, देन यू कैन टेस्ट दिस। और फिर अगर तुम अल्फा 5% लोगे तो इट विल जस्ट बी अ राइट टेल टेस्ट। ठीक है, तुम ये वैल्यू देखोगे, तुम तब अल्फा को डिवाइड नहीं करोगे। ओके, सो दिस इट डिपेंड्स क्वेश्चन टू क्वेश्चन। अब बात आती है कॉन्फिडेंस इंटरवल अप्रोच पे। हमने दो अप्रोचेस सीखी थी, पहला टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस भी दो चीज़ों पे, क्रिटिकल वैल्यू पे और पी वैल्यू पे। ठीक है, फिर उसके बाद आई थी कॉन्फिडेंस इंटरवल अप्रोच। अब अगर मान लो मुझे यही बीटा टू का कॉन्फिडेंस इंटरवल चाहिए होता, बीटा टू का कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे आता है मैंने पहले ही बताया, इज दैट तुम्हारा एस्टिमेट माइनस द क्रिटिकल वैल्यू इनटू द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टिमेट। ठीक है, एंड अपर बाउंड क्या होता है, तुम्हारा एस्टिमेट क्या आया प्लस द क्रिटिकल वैल्यू इनटू द स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, सो कॉन्फिडेंस इंटरवल को तुम प्रीवियस वीडियो से देखते आए होगे, तो यू वुड नो हाउ टू कैलकुलेट दिस। नथिंग हैज़ चेंज, ओनली द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हैज़ चेंज। ठीक है, अभी तक तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ। सो हमने क्या डिस्कस किया था, इफ कॉन्फिडेंस इंटरवल इंक्लूड्स द नल हाइपोथेसिस वैल्यू देन वी डू नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। दिस इज ये जो बैंड ये जो भी बैंड आता था, हमने कहा था कि इसमें हमारी नल हाइपोथेसिस वैल्यू होगी। हमारी नल हाइपोथेसिस वैल्यू क्या है, दैट बीटा टू इज इक्वल्स टू जीरो। अगर वो वैल्यू इस बैंड में आएगी तो मैं अपना नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं करूँगा। और हमने क्यों कहा था, बिकॉज वी आर अच्छा, एक और क्वेश्चन जो कि मैं बार बार वीडियोस में बोलता हूँ जब भी कॉन्फिडेंस इंटरवल डिस्कस होता है, दैट वी आर टेकिंग अ चांस ऑफ बीइंग रॉन्ग 5% ऑफ द टाइम्स। जो भी तुम्हारा अल्फा परसेंट है, दैट्स द परसेंटेज वी कैन बी रॉन्ग, वी आर टेकिंग अ चांस। अब क्यों चांस है, क्योंकि इसका सिंपल मतलब है, जैसे मान लो अब बीटा टू का इंटरवल ये आया है, जैसे कैपिटल बीटा टू वॉज नथिंग बट दिस स्मॉल बीटा टू माइनस योर टी क्रिटिकल वैल्यू, ठीक है, इनटू द स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा टू, एंड बीटा टू अपर बाउंड वॉज बीटा टू प्लस टी क्रिटिकल वैल्यू इनटू स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा टू। ठीक है, दिस वॉज द थिंग। अब बीटा टू हमारा क्या था यहाँ से, अगर तुम देखो हमारे रिग्रेशन मॉडल में बीटा टू वॉज 12.7413, उसका स्टैंडर्ड एरर ये था, और टी क्रिटिकल वैल्यू, sorry, not the critical value, this is a calculated value of t statistic, but t distribution की critical value we are talking about, ठीक है, which is 2.045, ठीक है। सो उसके बाद हमारा ये कैपिटल बीटा टू का ये कॉन्फिडेंस इंटरवल आ गया, कहाँ गया, या ओके। सो ये कॉन्फिडेंस इंटरवल आ गया। अब इसका मतलब क्या होता है, इज दैट कि अगर हम ऐसे 100 अगर हम ऐसे 100 कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालें तो हम क्या है 95 इंटरवल्स में बीटा टू की जो पैरामीटर, पॉपुलेशन पैरामीटर है, उनकी ट्रू वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। दैट्स व्हाट वी आर सेइंग। वी आर नॉट कमेंटिंग ऑन कि इसकी ट्रू वैल्यू है क्या, वी आर जस्ट सेइंग कि अगर हमारे पास 100 कॉन्फिडेंस इंटरवल हुए तो 95 में से 95 इंटरवल्स में से बीटा टू की ट्रू वैल्यू उन इंटरवल में होगी। वी आर नॉट सेइंग कि होगी क्या वैल्यू, और वी आर नॉट सेइंग कि ये जो इंटरवल हमारे पास आया है 95% चांस है कि इसमें लाई करती है, नहीं, ये गलत इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। दिस इज अ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, दैट 95% चांस दैट पैरामीटर ट्रू वैल्यू इंटरवल डज और डज नॉट इंक्लूड। दिस इज अ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। सही इंटरप्रिटेशन क्या है कि अगर तुम 100 सैम्पल्स लोगे, ठीक है, इफ यू क्रिएट 100 कॉन्फिडेंस इंटरवल्स, देन 95 ऑफ देम वुड इंक्लूड द ट्रू पैरामीटर वैल्यू। इसलिए हम कहते हैं कि अगर हमारा अब इसमें हमें नहीं पता कि हमारा ये जो इंटरवल आया है क्या ये उन 95 वालों में से है या उन 5 गलत वालों में से है, बट हम मान के चलते हैं 95 वालों में से। तो अगर ये सही में उन 95 वालों में से है, तो जो हम नल हाइपोथेसिस में वैल्यू कह रहे हैं कि बीटा टू 0 होएगा, तो वो इस इंटरवल में लाई करनी चाहिए, जो कि नहीं करती। तो वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस अगर हमारे पास ये इंटरवल आता। तो ऑफकोर्स वी कैन बी रॉन्ग 5% ऑफ द टाइम्स, ये मैंने डिस्कस कर लिया, ठीक है।
सो अब बात आती है कि जॉइंट हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है। ये तो अभी तक हम इंडिविजुअल टेस्टिंग कर रहे थे, इंडिविजुअल पार्शियल रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स की, कि हमने कैपिटल बीटा 1 का टेस्ट देख लिया, कैपिटल बीटा 2 का, कैपिटल बीटा 3 का। और अगर तुम रिग्रेशन मॉडल भी देखो तो देखा जाए तो दिस वॉज बीटा 1, दिस वॉज बीटा 2, दिस वॉज बीटा 3, ठीक है। अब इनके एसोसिएटेड टी स्टैटिस्टिक देखो, मैंने पहले ही डिस्कस किया हुआ है कि जो टी स्टैटिस्टिक होता है इट टेक्स इनटू द कंसिडरेशन की नल हाइपोथेसिस तुमने ली है कि दैट कैपिटल बीटा 1 इज इक्वल्स टू 0, कैपिटल बीटा 2 इक्वल्स टू 0, कैपिटल 3 बीटा 2 इक्वल्स टू 0। तो अगर तुम देख सकते हो इन तीनों की जो टी स्टैटिस्टिक की वैल्यू है ये तीनों सिग्निफिकेंट है, मतलब दे आर ऑल डिफरेंट फ्रॉम 0, वी कैन से दैट, ठीक है, बिकॉज द टी वैल्यू इज सिग्निफिकेंट। बट अब बात आती है कि जॉइंट हाइपोथेसिस की ज़रूरत ही क्यों पड़ी हमें। सो वो डिस्कस करते हैं। पहली बात, अभी तक हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि एच नॉट इज नथिंग बट बीटा 1 इक्वल्स टू 0 या बीटा 2 इक्वल्स टू 0 या बीटा 3 इक्वल्स टू 0। बट जॉइंट हाइपोथेसिस टेस्ट में वी डू दिस दैट बीटा 2 इज इक्वल्स टू बीटा 3 इज इक्वल्स टू 0। हम इन दोनों को एज अ 0 लेके चलते या, और वी कैन से दैट आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इसका इंटरप्रिटेशन समझते कि जॉइंट हाइपोथेसिस का मतलब होता क्या है। वी आर ट्राइंग टू से दैट बोथ बीटा 2 एंड बीटा 3 आर जॉइंटली एंड साइमल्टेनियसली आर इक्वल टू 0। ये दोनों एक साथ 0 है। वी आर नॉट सेइंग कि इंडिविजुअली और सिंगली दे आर 0, ठीक है। हम वी आर सेइंग दैट दे आर जॉइंटली और साइमल्टेनियसली इक्वल्स टू 0। इसका मतलब होता है कि इट स्टेट्स दैट टू एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स टुगेदर हैव नो इन्फ्लुएंस ऑन पाई। अगर मैं ये चीज़ कहता हूँ दैट बीटा 2 इज इक्वल्स टू बीटा 3 इज इक्वल्स टू 0, ये दोनों जॉइंटली 0 है, दोनों जब साथ में आते हैं तो दे आर 0। तो आई एम सिंपली सेइंग कि ये जो दोनों एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स है इनका y के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं है जब ये दोनों साथ में आते हैं, राइट। सो दैट्स द इंटरप्रिटेशन। और आई कैन से आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि एक बात सोचो, इफ आई एम सेइंग दैट टू एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स टुगेदर हैव नो इन्फ्लुएंस ऑन y, ठीक है, अगर इन दोनों का कोई y पे इन्फ्लुएंस ही नहीं है तो जो मैं मॉडल बनाऊंगा इन दोनों वेरिएबल्स को लेके, मैं कोई वेरिएबल होगा x2 और x3 जो इनके साथ एसोसिएटेड होएगा, क्योंकि ऑफकोर्स बीटा 2 क्या मेजर करता है, रिस्पॉन्सिवनेस मेजर करता है कि अगर मैं x2 को चेंज करूँ कीपिंग x3 कांस्टेंट तो y में कितना चेंज आता है। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि बीटा 2 बीटा 3 इक्वल्स टू 0 है तो दोनों एक्सप्लेनेटिव वेरिएबल्स का y पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। अगर y पे इन्फ्लुएंस ही नहीं है तो अगर मैं रिग्रेशन मॉडल बनाऊंगा उन दोनों वेरिएबल्स को लेके, तो डू यू थिंक कि क्या वो डिपेंडेंट वेरिएबल में वेरिएशन एक्सप्लेन कर सकता है? नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो एकदम खराब मॉडल होएगा, ठीक है। तो दैट्स वाई वी कैन ऑल्सो से दैट आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। जॉइंट हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज नथिंग बट हम गुडनेस की जो हमने एस्टिमेटेड मॉडल फिट किया है हम उसकी गुडनेस टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है इसमें। और अगेन इट इज सेम एज सेइंग दैट आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 विच मीन्स दैट टू एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स एक्सप्लेन 0% वेरिएशन प्रेजेंट इन द डिपेंडेंट वेरिएबल। जो में y में वेरिएशन है ये मेरा मॉडल उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से बाय द जॉइंट हाइपोथेसिस। क्योंकि रिमेंबर स्टार्टिंग में जब मैंने कहा था कि आर स्क्वायर इज अ गुड मेजर ऑफ फिट, बट वो हमें ये नहीं बताता कि पर्टिकुलर इंडिविजुअली जो पार्शियल रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स है क्या वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो सीधी बात है कि अगर मुझे पता लग भी गया कि पार्शियली इवन इफ दे आर सिग्निफिकेंट, मैं ये नहीं कह सकता कि जॉइंटली दे वुड ऑल्सो बी सिग्निफिकेंट। इसका हम आगे डिस्कस करते हैं दैट वी इट माइट बी टेम्पटिंग टू से कि हाँ अगर बीटा 2 बीटा 3 और बीटा 1 का हमने टेस्ट परफॉर्म कर लिया एंड दे आर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, मतलब दे आर डिफरेंट फ्रॉम 0, देन कांट वी से कि जॉइंटली भी जब वो दोनों साथ में आएंगे तो वो भी तो 0 से डिफरेंट होएगा। आई मीन वी कैन से दैट इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, बट वी कैनॉट से दैट बिकॉज चैप्टर नंबर 8 में हम पढ़ेंगे जब मल्टी कोलिनियरिटी इंट्रोड्यूस होगी। वी कैन सी दैट वन और मोर वेरिएबल्स इंडिविजुअली हैव नो इम्पैक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। हो सकता है कि इंडिपेंडेंटली मेरे एक्सप्लेनेटिव वेरिएबल का y पे कोई इम्पैक्ट ना हो, बट जब वो कलेक्टिवली दूसरे वेरिएबल्स के साथ जॉइंटली आता है तब वो उनको इम्पैक्ट करे। सो दे आर सेइंग वन और मोर वेरिएबल्स इंडिविजुअली हैव नो इम्पैक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल बट कलेक्टिवली हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन इट। मतलब इस बात को ऐसे समझो कि जैसे ऑक्शन प्राइस है, ठीक है, ऑक्शन प्राइस किस पे डिपेंडेंट था? एज ऑफ द क्लॉक पे या नंबर ऑफ बिडर्स पे। तो मैं कह सकता हूँ एज ऑफ द क्लॉक ना अभी के लिए मान के चलो, अगर मैं कहता हूँ ये सिर्फ एग्जांपल है क्योंकि हमने ऑलरेडी देख लिया कि जो इसका बीटा 2 था दैट वाज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, बट मैं मान के चलता हूँ लेट्स से बीटा 2 वाज इक्वल्स टू 0, ठीक है, हमने नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं की। बट मैं कह रहा हूँ कि जो ऑक्शन प्राइस है मेरा, ठीक है, ये किस पे डिपेंडेंट था? एज ऑफ द क्लॉक पे नंबर ऑफ बिडर्स पे। मैं कह रहा हूँ अगर मैं ऑक्शन प्राइस को सिर्फ और सिर्फ एज ऑफ द क्लॉक के रिस्पेक्ट में रिग्रेस करूँ, सिर्फ मैं इन दोनों के बीच 2 वेरिएबल रिग्रेशन मॉडल क्रिएट करूँ, ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ इसका तब कोई इंपैक्ट नहीं होगा। बट जब ये जॉइंटली इसके साथ आएगा नंबर ऑफ बिडर्स के साथ तो इसका इस पे इम्पैक्ट होगा। दैट्स व्हाट वी आर सेइंग।
सो these are exceptions that we can see in later chapters, कि one or more variables individually have no impact but collectively they have significant impact. तो अगर ये चीज़ है तो ऑफकोर्स ही बात है, मुझे इंडिविजुअली भी अलग टेस्ट करना पड़ेगा और जॉइंटली भी अलग टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा. आई कैन नॉट से कि हाँ मैंने इंडिविजुअल टेस्ट परफॉर्म कर दिया तो कलेक्टिवली भी दे वुड डिपेंड, मतलब कलेक्टिवली भी डिपेंडेंट वेरिएबल उनसे इफेक्ट होएगा. नहीं, मैं ये नहीं कह सकता. ठीक है, अब सीधी बात है, जो हमारा टी टेस्टिंग प्रोसीजर था वो सिर्फ इंडिविजुअल रिग्रेशन कोफिशिएंट्स के लिए था. अगर हमें बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 को टेस्ट करना था तो उसके लिए हम टी टेस्टिंग प्रोसीजर टेस्ट कर रहे थे, जो कि इंडिविजुअल रिग्रेशन कोफिशिएंट्स के लिए था, जो कि इस केस में वैल्यू वैलिड नहीं होएगा जब हम जॉइंटली टेस्ट करेंगे. जॉइंटली क्यों? क्योंकि अब मुझे दो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स साथ में देखने की क्या वो दोनों साथ में जीरो है, और ज़्यादा आई कैन से क्या मेरा R² जीरो है. ठीक है, सो अब इसके लिए हम टेस्ट यूज़ करते हैं एनोवा, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एनालिसिस ऑफ वेरिएंस. अब ये आइडेंटिटी आई गेस सबको याद होगी पिछले लेक्चर से, दैट टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल्स टू एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर्स प्लस रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स. ठीक है, इस पर तुम लास्ट वीडियोस में देख सकते हो, चैप्टर नंबर 3 में और 2 में हमने डिस्कस किया. ठीक है, ESS में क्या था? एक्सप्लेन बाय द मॉडल, वेरिएशन दैट इज एक्सप्लेन बाय माई मॉडल. RSS क्या था? एक्सप्लेन बाय द रेजिडुअल्स, जो कि मतलब मैं मॉडल एक्सप्लेन नहीं करता बट ऑल सारे फैक्टर्स जो कि मैंने अपने मॉडल से ओमिट कर दिए, और उन सब का जो मेरा रेजिडुअल्स है वो उन सब का एक लाइक इट टेक्स इनटू अकाउंट ऑल दोज फैक्टर्स विच आर ओमिटेड फ्रॉम माय मॉडल. सो वो RSS जो होता है वो मेरे मॉडल की वेरिएशन एक्सप्लेन नहीं करता, ESS करता है. ठीक है, क्योंकि ये इसमें मैं एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स अपने डिफाइन करता हूँ. सो समीशन YT² इज नथिंग बट दिस फॉर्मूला. ये लास्ट वीडियो में देखा था कि ESS को हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड RSS इज नथिंग बट रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स. तो सो स्टडिंग द कॉम्पोनेंट्स ऑफ TSS, स्टडिंग द कॉम्पोनेंट्स ऑफ टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स इज नोन एज एनालिसिस ऑफ वेरिएंस. इसके क्या कॉम्पोनेंट्स है? ESS है और RSS है. ESS क्या? एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर्स, मतलब वेरिएशन जो मेरे मॉडल से एक्सप्लेन हो सकती है. RSS इज रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स, जो वेरिएशन में डिपेंडेंट वेरिएबल में मॉडल से एक्सप्लेन नहीं होती. ठीक है, सो एवरी सम ऑफ स्क्वायर्स हैज़ इट्स ओन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. अब ये चीज़ आगे देखते हैं, इसका मतलब क्या है. सो अब ये बात है कि ये जो TSS है, ये जो सम ऑफ स्क्वायर्स है, ये सम ऑफ स्क्वायर्स, एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर्स, रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स, तो जो भी सम ऑफ स्क्वायर्स है ना, इनकी अपनी अपनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है. अब कैसे वो देखते हैं. अब एक बात देखो, जैसे ये जो स्मॉल YT² था, ये क्या था? स्मॉल YT² वॉट्स नथिंग बट कैपिटल YI माइनस Y बार का होल स्क्वायर. ठीक है, हमने उस डायग्रामेटिकली डिस्कस किया था. अब एक बात बताओ, इसमें हमें पहले Y बार एस्टिमेट करना पड़ेगा विच इज़ द सैम्पल मीन. और हम एक सैम्पल स्टैटिस्टिक यूज़ कर रहे हैं तो हमारी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होती है? N-1, क्योंकि अभी से हमने Y बार यूज़ किया है, सिर्फ एक सैम्पल स्टैटिस्टिक यूज़ किया, तो जितनी भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है N, तो मैं एक डिग्री ऑफ फ्रीडम लूज़ कर दूंगा. तो टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होगी? N-1. क्यों? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस विच इज इस पर्टिकुलर ऑक्शन प्राइस के केस में 32 है, बट अभी मान के चलते n ऑब्जर्वेशन हमारे पास है, तो टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स की जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है विच इज N-1, और हमेशा ही ये रहेगी विच इज YI माइनस Y बार का होल स्क्वायर, क्योंकि मैं एक सैम्पल मीन को मुझे पहले इसको एस्टिमेट करना पड़ेगा, तो आई वुड लूज 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इन दिस. ओके, अब रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स की क्या है? एक बात सोचो, रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स क्या है? ET², समीशन ET². ET² के लिए तुम्हें क्या चाहिए? पहले YI हैट चाहिए विच इज़ योर एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन. ये YI हैट उससे आता है. अब YI हैट को एस्टिमेट करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? पहले K पैरामीटर्स कौन से थे? बीटा 1, बीटा 2, सो ऑन करते करते बीटा K, इंक्लूडिंग द इंटरसेप्ट पैरामीटर. ठीक है, सो दिस गिव्स, अब इस पर्टिकुलर केस में जब हम 2 वेरिएबल केस ले रहे हैं जिसमें एक इंटरसेप्ट पैरामीटर है और 2 पार्शियल रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स है, दैट इज दिस, that YI hat is nothing but beta 1 plus beta 2 x2i plus beta 3 x3i. तो these are the 3 parameters, beta 1, beta 2, beta 3. तो ये 3 पैरामीटर्स मुझे एस्टिमेट करने हैं. तो रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस द नंबर ऑफ पैरामीटर्स यू एस्टिमेटिंग. अभी इस केस में 3 है, वैसे K हो जाता. ठीक है, इफ यू आर एस्टिमेटिंग K पैरामीटर्स, तो RSS की जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स की भी N-K. ओके, अब बात आती है एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर्स. एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर्स जो लाइक सोर्सेज ऑफ वेरिएशन क्या है? सोर्सेज ऑफ वेरिएशन की मैं मॉडल में किस किस चीज़ों से वेरिएशन आती है. पहली बात तो वेरिएशन को मैं 2 भागों में तोड़ सकता हूँ. पहला वो जो मेरा रिग्रेशन मॉडल एक्सप्लेन करता है, दूसरा वो जो मेरा रेजिडुअल से आता है, जो मेरा रिग्रेशन मॉडल एक्सप्लेन नहीं करता.
ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट ESS, दिस इज नथिंग बट RSS एंड टोटल वेरिएशन क्या है TSS, ठीक है। इनकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मैंने बता दी, TSS की हमेशा n-1 रहेगी। n-1 क्यों? क्योंकि y बार सिर्फ एक ही सैम्पल स्टैटिस्टिक है जो मुझे कैलकुलेट करना है, तो n-1। जबकि RSS में ये जो 3 है ये डिपेंड भी करता है। अगर तुम्हारे पैरामीटर्स 4 हो गए, लेट्स से तुमने β1, β2, β3, β4, ठीक है, ये 4 पैरामीटर्स है, ठीक है, तो यहाँ पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम n-4 हो जाएगा। अब ESS में क्या होता है? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज 2, ठीक है। या सो दिस इज एक्चुअली k-1 कि अगर तुम k पैरामीटर्स को एस्टिमेट कर रहे हो तो -1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है ESS की, ओके। अब बात आती है, ये एक नई चीज़ है, ठीक है। अभी तक इसको हम कहते हैं सम ऑफ स्क्वायर्स। सम ऑफ स्क्वायर्स इज इनका फॉर्मूला जो भी है, ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर्स। अब आता है मीन सम ऑफ स्क्वायर्स। ये MSS क्या है? दिस इज नथिंग बट मीन और एवरेज सम ऑफ स्क्वायर्स। आई हैव ऑलवेज रिटन, ठीक है, मीन एंड एवरेज सम ऑफ स्क्वायर्स। मीन एंड एवरेज सम ऑफ स्क्वायर्स का फॉर्मूला क्या होता है? दिस इज नथिंग बट सम ऑफ स्क्वायर्स। ये जो इनका फॉर्मूला है, ये जो ET² का फॉर्मूला होएगा, या ये जो ESS को कैलकुलेट करने का सिर्फ अभी 2 एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल के केस में, ठीक है, ये फॉर्मूला है ESS को कैलकुलेट करने का। तो सम ऑफ स्क्वायर्स डिवाइडेड बाय देयर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, दिस डिवाइडेड बाय 2, दिस डिवाइडेड बाय n-3, सो दिस गिव्स यू मीन सम ऑफ स्क्वायर्स, ओके। अब हम कहना क्या चाहते हैं? अब मेन बात आती है। तो दिस ये जो टेबल है इसको हम कहते हैं एनोवा टेबल, ओके। सो बात आती है हमारी नल हाइपोथेसिस क्या थी? दैट β2 इज इक्वल्स टू β3 इज इक्वल्स टू 0, और वी कैन से R² इज इक्वल्स टू 0। बट पहले यही लेते हैं β2 इज इक्वल्स टू β3 इज इक्वल्स टू 0, दैट जॉइंटली दे आर 0, दैट जॉइंटली दे डोंट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। अगेन आई एम सेइंग जॉइंटली, जब ये दोनों साथ में आते हैं तो जॉइंटली दे डोंट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिविजुअली है या नहीं है उस पर मैं कमेंट नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ जब ये दोनों साथ में आते हैं तो नहीं है इम्पैक्ट, ठीक है। दैट्स व्हाट माय नल हाइपोथेसिस इज। तो मैं एक टेस्ट स्टैटिस्टिक डिफाइन करता हूँ विच इज F, ठीक है। तो F स्टैटिस्टिक को मैं डिफाइन करता हूँ दिस ESS डिवाइड्स बाय इट्स डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होल डिवाइडेड बाय RSS डिवाइडेड बाय RSS की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट मीन सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू रिग्रेशन। दिस इज नथिंग बट मीन सम ऑफ स्क्वायर्स MSS ड्यू टू रिग्रेशन डिवाइडेड बाय मीन सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू रेजिडुअल, ठीक है। यही तो फॉर्मूला है इसका। अगर तुम देखा जाओ ESS बाय DF क्या है? मीन सम ऑफ स्क्वायर्स है। मीन सम ऑफ स्क्वायर्स किसका? ड्यू टू रिग्रेशन। और ये क्या है? मीन सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू रेजिडुअल। तो दे आर सेइंग मीन सम ऑफ स्क्वायर्स MSS ड्यू टू रिग्रेशन डिवाइडेड बाय MSS ड्यू टू रेजिडुअल। इसका मतलब क्या है? वेरिएंस एक्सप्लेन बाय x2 एंड x3 डिवाइडेड बाय अनएक्सप्लेन वेरिएंस। दिस फॉलोज F डिस्ट्रीब्यूशन विद 2, n-3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। मतलब न्यूमरेटर में 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, डिनोमिनेटर में n-3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। और हमने देख भी लिया था ESS हमारा क्या था, ठीक है। हमारे टोटल पहली बात तो पैरामीटर्स कितने थे? β1, β2, β3, ठीक है। तो मैंने कहा था RSS की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होगी? n ऑब्जर्वेशंस माइनस जितने पैरामीटर्स हमने एस्टिमेट किए, तो n-3। तो ये वाली जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ गई ये डिनोमिनेटर में आ गई। ऊपर न्यूमरेटर में क्या था? जितने पैरामीटर्स हमने एस्टिमेट किए, ठीक है, β1, β2, β3 विच इज 3 पैरामीटर्स -1, ठीक है। दिस इज द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इन न्यूमरेटर। तो इट फॉलोज F डिस्ट्रीब्यूशन विद 2, n-3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है। और अगेन आई हैव डिस्कस्ड टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स का क्या है? n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगा ऑलवेज, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें y बार को सिर्फ एक ही यहाँ पे टेस्ट स्टैटिस्टिक है जो हमें एस्टिमेट करना होता है। अब बात आती है इफ द रिग्रेशन मॉडल हैज़ k एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स। अगेन मैंने बोला k एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स इंक्लूडिंग द इंटरसेप्ट टर्म। ये इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग द इंटरसेप्ट टर्म मतलब दे आर टेकिंग β1 इनटू द अकाउंट, ओके। सो k एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स जैसे मान लो x2, x3, x4, ये तुमने 3 एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स लिए। बट अगर तुम रिग्रेशन मॉडल लिखोगे एक्सपेक्टेशन ऑफ y, दिस इज नथिंग बट कैपिटल β1, कैपिटल β2, x2, कैपिटल प्लस कैपिटल β3, x3 प्लस कैपिटल β4, x4, ठीक है। बट तुम्हें एस्टिमेट तो ये 4 चीज़ें करनी है ना, ठीक है। सो दे आर सेइंग ये जो 4 k एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स है, दीज आर द 4 पैरामीटर्स दैट यू हैव टू एस्टिमेट। तो F रेशियो हैज़ k-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इन द न्यूमरेटर, दैट इज नंबर ऑफ पार्शियल स्लोप कोफिशिएंट्स। अब हाँ, मतलब k-1 इज सिंपली एज कि k में मैंने इंटरसेप्ट टर्म को इंक्लूड किया था, मैं बस उसको हटा देता हूँ -1, तो आई गेट पार्शियल स्लोप कोफिशिएंट्स। कि मैं पार्शियल स्लोप कोफिशिएंट्स कितने बचे? दैट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कम्स इन न्यूमरेटर एंड n-k। अगेन मैंने डिस्कस कर लिया किसकी थी? RSS की, कि टोटल ऑब्जर्वेशंस माइनस नंबर ऑफ पैरामीटर्स दैट आई हैव एस्टिमेटेड, दैट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कम्स इन डिनोमिनेटर। अब इसका मतलब क्या है? अगर मान लो ये जो मैं ऑफ कोर्स दिस इज नथिंग बट अ स्टैटिस्टिक अंडर H0, दिस इज अ स्टैटिस्टिक अंडर H0, और हम हाइपोथेसिस में कई बार डिस्कस कर चुके हैं। अगर मान लो इस
एफ मतलब जैसे एफ का है क्या, व्हाट डज इट शो, इट शोज द रेशियो ऑफ वेरिएंस एक्सप्लेन बाय x2 एंड x3 डिवाइडेड बाय द अनएक्सप्लेन वेरिएंस। अगर मान लो मेरा मॉडल अच्छा है, ठीक है, मेरी जो वेरिएंस एक्सप्लेन है मेरे एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल से वो ज़्यादा है, ठीक है, मेरा मॉडल अच्छा है, वो ज़्यादा वेरिएशन एक्सप्लेन कर पाया, दिस इज़ अ हायर वैल्यू दैन रिलेटिव टू दिस। तो अगर मान लो ये ग्रेटर दैन 1 हुआ, क्योंकि जैसे जैसे अगर जितना अच्छा मेरा मॉडल होगा उतना ज़्यादा मैं वेरिएशन को एक्सप्लेन कर पाऊंगा, तो न्यूमरेटर में उतना ज़्यादा बड़ा होएगा डिनोमिनेटर के रिस्पेक्ट में, तो एफ वैल्यू में ही उतनी ही बड़ी होगी। तो अब बात आती है कि अच्छा मैंने एक और एग्जांपल लिया, जैसे मैंने यहाँ पे लिया है कि 10 एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स है, बट ठीक है, यहाँ पे मान लो अगर मैं 10 बीटा 1 बीटा 2 सब करते करते 10 पैरामीटर्स को एस्टिमेट कर रहा हूँ इंक्लूडिंग द इंटरसेप्ट 1, दिस टेक्स इनटू अकाउंट द इंटरसेप्ट 1। तो जैसे सोर्सेज में मैंने पहले ही बता दिया, रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स, एक्सपीरियंस सम ऑफ स्क्वायर्स, इनकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी, रेजिडुअल सम ऑफ TSS की तो हमें पता है n-1 ऑलवेज, रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स की क्या हो जाएगी, टोटल ऑब्जर्वेशन माइनस हाउ मेनी पैरामीटर्स आई एम एस्टिमेटिंग 10। ESS की क्या हो जाएगी 9, क्यों, क्योंकि इन 10 पैरामीटर्स में से एक इंटरसेप्ट पैरामीटर है, मुझे बस पार्शियल स्लोप कोफिशिएंट्स चाहिए, ये बीटा 2 बीटा 3 बीटा 4 टिल बीटा 10, मुझे बीटा 1 नहीं चाहिए। ओके, सो दे आर सेइंग कि ये -1 कर दो, ठीक है, तुम ये वाला हटा दो। सो मीन सम ऑफ स्क्वायर्स क्या हो जाएगा, नथिंग बट सम ऑफ स्क्वायर्स डिवाइडेड बाय द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डिवाइडेड बाय 9, दिस इज नथिंग बट सम ऑफ स्क्वायर्स डिवाइडेड बाय डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ओके, एंड उसके बाद तुम स्टैटिस्टिक कैलकुलेट कर सकते हो। सो अब बात आती है इसका इंटरप्रिटेशन की, हम क्यों कर रहे हैं, एनोवा टेबल हमने क्यों बनाई। दे आर सेइंग एज द वेरिएंस एक्सप्लेन बाय एक्स वेरिएबल्स, कि जो भी मैंने एक्स वेरिएबल्स चूज किए बिकम्स इंक्रीजिंगली लार्जर रिलेटेड टू द अनएक्सप्लेन वेरिएंस। मैंने बता दिया कि जैसे जैसे जो हमारी एक्सप्लेन्ड वेरिएंस होगी वो जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, द एफ रेशियो विल इंक्रीजिंगली लार्जर टू, एफ रेशियो भी तो बढ़ता जाएगा। सो इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एफ विल एविडेंस अगेंस्ट द नल हाइपोथेसिस दैट टू वेरिएबल्स और मोर टुगेदर हैव नो इम्पैक्ट ऑन वाई। तो जितनी ज़्यादा बड़ी मेरी एफ की वैल्यू होगी उतना ज़्यादा एविडेंस है अगेंस्ट द नल हाइपोथेसिस, क्योंकि नल हाइपोथेसिस तो कह रहा था कि टुगेदर या जॉइंटली दे डोंट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन वाई, ठीक है। बट अगर एफ वैल्यू बड़ी होगी तो एफ वैल्यू क्या दिखाती है कि जो मेरी वेरिएंस एक्सप्लेन है, कि जब ये सारे वेरिएबल साथ में आते हैं x2 x3 x4, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू इन रिलेटिव टू अनएक्सप्लेन वेरिएंस। तो दैट्स व्हाट दे आर सेइंग, दे आर प्रोड्यूसिंग द एविडेंस अगेंस्ट द नल हाइपोथेसिस कि नहीं भाई ये कर तो है, तुम्हारा मॉडल तो अच्छा है, वो एक्सप्लेन कर पाए वेरिएशन, तो इट इज़ अगेंस्ट द नल हाइपोथेसिस दैट वेरिएबल्स टुगेदर हैव नो इम्पैक्ट ऑन वाई, ठीक है। अब देख लेते हैं, जैसे ऑक्शन प्राइस का ये था, ऑक्शन प्राइस का सम ऑफ स्क्वायर्स ESS ये आया था, रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स ये आया था, अगेन मैंने बोला 32 ऑब्जर्वेशंस थी, टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स ये था। अब टोटल 32 में ऐसा -1 कर दी, 31 बची, और सिंस ये 2 एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल था, कि जहाँ पे हमारे पास 2 एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स है, बट हमने पैरामीटर्स कितने एस्टिमेट किए, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3, 3 पैरामीटर्स एस्टिमेट किए ना। तो रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी, 32 - 3 विच इज़ नथिंग बट 29। वैसे ही ESS की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी, कितने पैरामीटर्स एस्टिमेट किए, 3 - 1 2, ठीक है। और मीन सम ऑफ स्क्वायर्स यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, मतलब दिस डिवाइडेड बाय 2, दिस डिवाइडेड बाय 29, यू हैव गिवन दिस। ओके, अब यहाँ पे एफ वैल्यू भी निकाली जा चुकी है कि मीन सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिग्रेशन डिवाइडेड बाय मीन सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रेजिडुअल, ठीक है, इसका रेशियो निकाला तो दिस कम्स आउट टू बी 118.0585। ओके, सो दे आर सेइंग न्यूमरेटर ऑफ द इक्वेशन इज लार्जर दैन इट्स डिनोमिनेटर, मतलब if the variance of y explained by regression, that is x2 and x3 जो मेरे explanatory variables है, is larger than the variance not explained by the regression, the f value will be greater than 1। सही बात है कि अगर मेरी एक्सप्लेन वेरिएंस ज़्यादा हुई अनएक्सप्लेन वेरिएबल से, तो जो f वैल्यू होगी वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन 1 होगी। Therefore, as variance explained by x variables becomes increasingly large related to the unexplained variable, the f ratio will increasingly larger too. Thus, an increasingly large f value will evidence against the null hypothesis. Okay. So yes, तो इस केस में जैसे अगर तुम अब f तो अब ये जो स्टैटिस्टिक है f, दिस फॉलोज f डिस्ट्रीब्यूशन विद न्यूमरेटर, ये जो न्यूमरेटर है दैट इज मीन सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू रिग्रेशन, ठीक है। इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है, 2, तो दिस फॉलोज f डिस्ट्रीब्यूशन विद 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड 29, ठीक है, बाद में 29। तो मीन सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू रेजिडुअल, इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है 29, तो दिस स्टैटिस्टिक फॉलोज
एफ डिस्ट्रीब्यूशन विद 2 and 29 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है, ये फॉलो करता है। अब इसकी अगर तुम क्रिटिकल वैल्यू निकालोगे, वॉट एवर सिग्निफिकेंस लेवल यू चूज, एंड यू विल कंपेयर दैट दिस वैल्यू इज ग्रेटर दैन द क्रिटिकल वैल्यू, ठीक है, क्रिटिकल वैल्यू, तो यू विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, reject the null hypothesis that jointly when variables appear x2 and x3 jointly they have an impact on the dependent variable, ठीक है। सो अब बात आती है कि जैसा मैंने यहाँ पे लिखा था कि जब हम एनोवा टेबल बनाए थे तो मैंने कहा था ये जो फॉर्मूलाज है ना, ये अब तो डिफरेंट होंगे कि जैसे जैसे मैं वेरिएबल बढ़ाते रहूँगा। अभी तो मेरे 2 एक्सप्लेनेटिव वेरिएबल्स थे, ठीक है। RSS का तो चलो यही सेम रहता है ET², बट ESS का तो चेंज होता रहेगा बट क्या इसका कोई एक ईजी वे नहीं हो सकता? कोई ऐसी चीज़ से क्या मैं ये एफ वैल्यू निकाल सकता हूँ? क्योंकि ESS के लिए तुम देखो मुझे ये फॉर्मूला पहले यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, ठीक है। RSS के लिए मुझे वो फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा, तो दिस इज़ वेरी कम्बरसम। क्या मैं एक ऐसा वे निकाल सकता हूँ कि जिससे मैं एफ वैल्यू ईजिली कंप्यूट कर लूँ? देन येस देयर इज। तो एफ एंड आर स्क्वायर के बीच का रिलेशन समझते हैं। सो दिस इज गिवन बाय एफ इज गिवन बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय k माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस के। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना। अब देखो k माइनस 1 क्या था? दिस वॉज नथिंग बट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ ESS, ठीक है, नंबर ऑफ पैरामीटर्स माइनस 1, n माइनस के क्या था? डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स RSS की नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस माइनस हाउ मेनी पैरामीटर्स यू एस्टिमेटेड। अब ये आर स्क्वायर ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर क्या है? एक बात देखो, ये क्या है? ESS डिवाइडेड बाई DF एंड RSS डिवाइडेड बाई TF। F का यही है ना। अगर मान लो मैं इसको ऊपर नीचे TSS से डिवाइड कर दूँ, ठीक है, TSS से डिवाइड कर दूँ, तो ESS बाई TSS क्या हुआ? आर स्क्वायर, ठीक है। RSS बाई TSS क्या हुआ? सिंस वी नो दिस आइडेंटिटी दैट TSS इक्वल्स टू ESS प्लस RSS, अगर तुम दोनों जगह TSS से डिवाइड करते हो, यहाँ पे 1 बच जाता है, इसको मैं आर स्क्वायर बोलता हूँ, तो आर स्क्वायर बाई TSS क्या हुआ? 1 माइनस आर स्क्वायर। तो दैट्स व्हाट दे आर सेइंग कि यहाँ पे आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ESS की क्या थी? 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स की क्या थी? इजंट दिस ईजी नाउ? क्योंकि आर स्क्वायर तो तुम कैलकुलेट करते ही हो। तो एज वी कैन सी एफ वेरीज डायरेक्टली विद आर स्क्वायर, कि अगर मान लो मेरा आर स्क्वायर 0 हो, मेरा मॉडल एकदम बेकार हो, वो कुछ वेरिएशन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, तो मेरा एफ की वैल्यू भी 0 होगी। अगर मेरा मॉडल एकदम ही परफेक्ट फिट है कि उसने 100% वेरिएशन डिपेंडेंट वेरिएबल में एक्सप्लेन कर दी, तो एफ की वैल्यू इन्फानाइट होगी। ये एक और चीज़ हमें बताता है कि जैसे जैसे मेरा मॉडल अच्छा होता जाएगा वैसी वैसी एफ की वैल्यू भी सिग्निफिकेंटली बढ़ती जाएगी, एंड इट वुड क्रिएट अ प्रीटी गुड एविडेंस अगेंस्ट द नल हाइपोथेसिस कि जॉइंटली मेरे वेरिएबल्स y को दैट y इज नॉट डिपेंडेंट ऑन दोज व्हेन माय एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स कम जॉइंटली इन अ मॉडल, ठीक है। सो एफ टेस्ट इज ऑल्सो अ टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ आर स्क्वायर, ठीक है। तो हम आर स्क्वायर के लिए भी टेस्ट कर सकते हैं दैट if you want to test that h naught is r square equals to 0 or not, alternative would be r square is not equals to 0, ठीक है। अगर तुम्हें इवन ये भी टेस्ट करना तो इससे भी अगेन दिस इज द सेम टेस्ट दैट यू हैव टू परफॉर्म, ठीक है। एंड यस अगेन अब सम ऑफ स्क्वायर्स को तुम कैसे लिख सकते हो? आर स्क्वायर ESS के, ठीक है, आर स्क्वायर इंटू समीशन YI का स्क्वायर। RSS को कैसे लिख सकते हो? 1 माइनस आर स्क्वायर समीशन YI का स्क्वायर, ठीक है। एंड यस सो अब जैसे ऑक्शन प्राइस में मेरा आर स्क्वायर क्या था? 0.8906 की 89.06% ऑफ वेरिएशन इन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज एक्सप्लेन बाय एज ऑफ द बिडर्स, एज ऑफ द क्लॉक एंड नंबर ऑफ बिडर्स, ओके। जो हमने बनाया था, तो इसके बेसिस पे हम एफ स्टैटिस्टिक निकाल सकते हैं, दैट इज नथिंग बट आर स्क्वायर। हमारे पैरामीटर्स कितने थे? 3, बट उनमें से 1 को माइनस कर देंगे तो 2, डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर स्क्वायर। टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी थी? 32। टोटल पैरामीटर्स हमने कितने एस्टिमेट किए? 3, तो दिस कम्स आउट टू बी 29। तो अगर तुम वैल्यू डालोगे दिस कम्स सेम एज 118.12। ऊपर देखोगे तो तब हमारी वैल्यू क्या आई थी? आई गेस मैंने लिखी नहीं इसमें, बट हाँ अगर तुम बुक हाँ यहाँ पे दिस इज़ 118.05। अब ये जो थोड़ा ये फिगर्स राउंड ऑफ का इसमें बस इशू है, ठीक है। बाकी इट इज़ इवेंचुअली सेम, ठीक है। अगर तुम उस पर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करो, इस पर भी करोगे। एंड यस सो दिस वॉज अबाउट कि अभी तक हमने इंडिविजुअल टेस्ट कैसे परफॉर्म किए। इंडिविजुअल टेस्ट जिसके लिए हमने टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ किया कि एक पार्शियल रिग्रेशन कोफिशिएंट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं। क्या वो इंडिविजुअली बाकी वेरिएबल्स को अगर मैं कांस्टेंट रखूँ, क्या वो इंडिविजुअली y को इम्पैक्ट करता है या नहीं। देन फिर हमने पढ़ा जॉइंट हाइपोथेसिस।
अब जॉइंट हाइपोथेसिस क्या था? ये कहते हैं कि तुम्हारे मॉडल में जब ये x2 x3 साथ में आते हैं, क्या ये जॉइंटली इम्पैक्ट करते हैं तुम्हारे मॉडल को? क्या जॉइंटली इम्पैक्ट करते हैं तुम्हारे डिपेंडेंट वेरिएबल को? दैट्स व्हाट वी आर टेस्टिंग. और वी कैन से इज आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0. Can your model even explain variation in the dependent variable? Yes or no? So that's what we tested by joint hypothesis. इसमें हमने T प्रोसीजर नहीं जबकि F प्रोसीजर यूज़ किया था. F हमने कैसे डिफाइन किया था? मीन सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिग्रेशन डिवाइडेड बाय मीन sum of squares due to residual. This was nothing but ESS divided by DF, RSS divided by its degrees of freedom. It follows F distribution with ESS का degrees of freedom and then RSS का degrees of freedom. ठीक है. और फिर अगर F value is greater than the critical value, we reject the null hypothesis that yes, if my explanatory variables appeared jointly in my model, they the impact y. ठीक है. अब बात आती है, अब कुछ और टॉपिक्स पढ़ते हैं, जैसे स्पेसिफिकेशन बायस क्या होता है. हमने पहले जब अजम्पशन डिस्कस करे थे तो हमने माना था, एक अजम्पशन हमारी थी दैट देयर इज नो स्पेसिफिकेशन बायस और स्पेसिफिकेशन एरर. उसका मतलब ये होता है कि हमने सारे इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स जो है वो हमने मॉडल में इंक्लूड किए हैं. बट अब बात आती है, हमें कैसे पता लगेगा कि हमने मॉडल में स्पेसिफिकेशन बायस किए हैं या नहीं किए. जैसे इसके लिए मैं रीडिंग का ही यूज़ करता हूँ कि जैसे वापस एक एग्जांपल में आते हैं कि जो ऑक्शन प्राइस है वो डिपेंड करता है एज ऑफ द एंटीक क्लॉक पे और नंबर ऑफ बिडर्स पे. लेट्स से अभी मैं इन दोनों को जॉइंटली ना कंसीडर करके ऑक्शन प्राइस को रिग्रेस करता हूँ पहले एज ऑफ द एंटीक क्लॉक पे एंड देन इसको रिग्रेस करता हूँ नंबर ऑफ बिडर्स पे, मतलब दोनों को इंडिविजुअली कंसीडर करता हूँ. ठीक है. सो दिस वन रिग्रेशन मॉडल आई मेड जस्ट विद रिस्पेक्ट टू द एज ऑफ द एंटीक क्लॉक एंड वन रिग्रेशन मॉडल आई मेड जस्ट विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ बिडर्स. अब जब नंबर ऑफ बिडर्स में मैंने एकदम ही आइसोलेट और एकदम ही ओमिट कर दिया एज को एंड एज वाले उसमें मैंने ओमिट कर दिया बिडर्स को. ठीक है, मान लो. ठीक है. अब दे आर सेइंग जो स्लोप की वैल्यूज़ है इन दोनों इक्वेशंस में दैट इज़ वे डिफरेंट फ्रॉम जब हम इन दोनों का जॉइंटली जब हमने डिस्कस किया था दैट वाई आई हैट इज़ नथिंग बट β1 प्लस β2 x2i प्लस β3 x3i. सो दे आर सेइंग जो स्लोप कोफिशिएंट्स है इसमें जब हमने सिंगल वेरिएबल में लिया और दूसरे को ओमिट कर दिया इसमें और मल्टीपल उसमें देयर इज अ डिफरेंस. ओके. एंड देन दे आर सेइंग द इंटरसेप्ट वैल्यूज इन 3 रिग्रेशन आर आल्सो डिफरेंट. कि अगर तुम तीनों मतलब इन दोनों को कंपेयर करोगे अगर तुम इससे वेटेड को इससे कंपेयर करोगे तो द वैल्यूज आर डिफरेंस फॉर द इंटरसेप्ट एंड द स्लोप कोफिशिएंट्स की. So, and they're saying that R square value in multiple regression model is quite different from the R square values in the two bivariate regression models. तो इन दोनों का R square, ठीक है. अब इसमें देखो, जब मैंने सिर्फ एज कंसीडर की, मैंने बिडर्स को हटा दिया, तो माई R square इज 0.5325, मतलब सिर्फ 53% ऑफ द वेरिएशन इन डिपेंडेंट वेरिएबल इज एक्सप्लेन बाय माई मॉडल. या अगर मैं सिर्फ नंबर ऑफ बिडर्स लेता हूँ तो आर स्क्वायर और कम हो जाता है. तुम देखो, अगर मैंने सिर्फ बिडर्स लिए एज को ओमिट कर दिया तो आर स्क्वायर कम्स आउट टू बी 15% समथिंग, क्लोज टू 15.5%. सो दैट्स व्हाट दे आर सेइंग कि मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल में आर स्क्वायर भी डिफरेंट है इन दोनों मॉडल से. ठीक है. सो दैट्स व्हाट दे आर सेइंग कि ये जो डिफरेंसेस है टू रिग्रेशन मॉडल में, रिमेंबर दैट व्हाइल डिराइविंग द इम्पैक्ट ऑफ एज ऑफ द एंटीक क्लॉक ऑन द ऑक्शन प्राइस, ठीक है, वी हेल्ड द नंबर ऑफ बिडर्स कॉन्स्टेंट, वेयर एज इन 4.52 वी सिंपली नेग्लेक्टेड द नंबर ऑफ बिडर्स. ये कहना चाहते हैं कि जो मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल है तो जो जब उसमें हम इम्पैक्ट ऑफ एज ऑफ एंटीक क्लॉक पढ़ते हैं, जैसे वाई आई हैट β1 प्लस β2 लेट्स से एज ऑफ द एंटीक क्लॉक प्लस β3 नंबर ऑफ बिडर्स. जब मैं एज का इम्पैक्ट ऑक्शन प्राइस पे पढ़ता हूँ, मैं नंबर ऑफ बिडर्स को ओमिट नहीं करता, बस मैं मान के चलता हूँ कि हाँ नंबर ऑफ बिडर्स कांस्टेंट है, कोई वैल्यू है बट वो कांस्टेंट है, मैं उसको ओमिट नहीं कर रहा, मैं उसको हटा नहीं अपने मॉडल से, मैं मान के चलो हाँ नंबर ऑफ बिडर्स तो है बट लेट्स से फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इट इज़ कांस्टेंट और मैं सिर्फ एज का इम्पैक्ट पढ़ना चाहता हूँ ऑक्शन प्राइस पे. वैसे ही अगर मैं मान लो नंबर ऑफ बिडर्स का इम्पैक्ट पढ़ना चाहता हूँ मैं ऑक्शन प्राइस पे, तो मैं एज ऑफ द क्लॉक को कांस्टेंट मानूंगा, मैं उसको ओमिट नहीं करूँगा. जबकि इन मॉडल्स में तो मैंने ओमिट ही कर दिया, मैंने उसको कंसीडर ही नहीं किया. ठीक है, दैट्स द डिफरेंस. So they are saying the effect of a clock's age on auction price is a net effect or influence of the number of bidders, whereas in this ये जो bivariate regression model है इसमें the effect of number of bidders has not been netted out. हमने उसको consider ही नहीं किया, हमने हटाया ही नहीं. तो मतलब it's like multiple regression model में जब मैं age
ऑफ द क्लॉक का इम्पैक्ट डिस्कस करता हूँ ऑक्शन प्राइस पे, तो मैं नंबर ऑफ बिडर्स को कांस्टेंट रखता हूँ। मैं इसका इम्पैक्ट और इसका इम्पैक्ट मिक्स नहीं कर रहा, मैं बिडर्स को कांस्टेंट रख रहा हूँ, ठीक है। जबकि इन इक्वेशंस में मैंने पहली बात तो बिडर्स को कंसीडर नहीं किया, दूसरी बात नहीं कंसीडर किया तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट तो इसमें भी आएगा ना, तो आई एम नॉट रिमूविंग दैट इम्पैक्ट। सो दैट्स व्हाट दे आर सेइंग कि कोफिशिएंट ऑफ एज वेरिएबल इन 4.52 ये बाइवेरिएट रिग्रेशन मॉडल में रिफ्लेक्ट्स द ग्रॉस इफेक्ट और द डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ एज एज वेल एज इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ द नंबर ऑफ बिडर्स। कि डायरेक्टली तो हाँ एज का इम्पैक्ट दिखा है, बट वो इनडायरेक्टली नंबर ऑफ बिडर्स भी उसमें इंक्लूडेड है, जो कि सेपरेट करना बहुत नेसेसरी हो जाता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रिजल्ट्स और द रिग्रेशन मॉडल। ओके, अब यहाँ पे तो मैं पार्शियल का मतलब समझ में आएगा। पार्शियल का मतलब ये नहीं है कि हमने दूसरे को इग्नोर कर दिया, वी आर सेइंग वी आर टेकिंग दैट इनटू कंसिडरेशन बट वी आर कीपिंग दैट एज कांस्टेंट, जबकि बाइवेरिएट में तो हम उसको कंसीडर ही नहीं करते। सो दैट्स व्हाट दे आर सेइंग कि अब ये जो हमने डिस्कशन किया, ठीक है, इंडिविजुअली डिस्कस किया और कलेक्टिवली जब हमने रिग्रेशन मॉडल्स बनाए तो ऑक्शन प्राइस में मतलब 3 मॉडल्स हो गए ना, जब कलेक्टिवली हमने इन दोनों को साथ में लिया, इंडिविजुअली जब एक को लिया एक को ओमिट कर दिया, देयरफॉर बाय ओमिटिंग द नंबर ऑफ बिडर्स अवेलेबल फ्रॉम द रिग्रेशन मॉडल वी हैव committed what is known as model specification bias or specification errors. More specifically, the specification error of omitting a relevant variable from the model. इसका मतलब होता है कि एक रेलिवेंट वेरिएबल जो मैं मॉडल को और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता था, तुमने उसको ओमिट कर दिया, तुमने उसको लिया ही नहीं। दैट इज नोन एज स्पेसिफिकेशन बायस और स्पेसिफिकेशन एरर, ठीक है। और ये चीज़ हम और ज़्यादा चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात आती है, हाँ, अब इसी से बात आती है कंपेयरिंग द आर स्क्वायर वैल्यूज़। अगर मान लो तुम्हें डिसाइड करना हो कि 2 मॉडल्स हैं मेरे पास, ठीक है, जैसे मान लो तुम्हारे पास इसमें लेट्स से एक ये मॉडल है, ठीक है, एक बाइवेरिएट रिग्रेशन मॉडल है जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल सेम है तुम्हारा ऑक्शन प्राइस, ठीक है, ऑक्शन प्राइस डिपेंडेंट वेरिएबल इज सेम, बट यहाँ पे तुम सिर्फ एक एक्सप्लेनेटिव वेरिएबल ले रहे हो और एक जो ऊपर रिग्रेशन मॉडल था जिसमें तुमने दोनों लिए थे एज एंड नंबर ऑफ बिडर्स, जो मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल था, और ये 2 रिग्रेशन मॉडल। क्या इन दोनों में से तुम बता सकते हो एक अच्छा रिग्रेशन मॉडल कौन सा है? तुम कहोगे राघव डू वन थिंग, दोनों का आर स्क्वायर कंपेयर कर, वो तो 89.06% वेरिएशन एक्सप्लेन कर पा रहा था, ये सिर्फ 53.25% वेरिएशन एक्सप्लेन कर पा रहा है, तो ऑफकोर्स पहला वाला मॉडल अच्छा है। बट मैं कहूँगा ये अप्रोच गलत है। क्यों गलत है? एक बात समझो, आर स्क्वायर की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि लार्जर द नंबर ऑफ एक्सप्लेनेटिव वेरिएबल्स इन अ मॉडल हायर द आर स्क्वायर विल बी। इसका मतलब ये है कि मान लो तुमने पहला मॉडल बनाया बाइवेरिएट रिग्रेशन मॉडल, ठीक है, जब तुम सिर्फ एक एक्सप्लेनेटिव वेरिएबल ले रहे थे तो तुम्हारा कुछ आर स्क्वायर आया होगा। फिर जब तुमने इसको बढ़ा के 2 एक्सप्लेनेटिव वेरिएबल्स पे आए, जब तुम एज और नंबर ऑफ बिडर्स पे आए तो आर स्क्वायर बढ़ा, 53% से वो 89% हुआ। मान लो अगर तुम 3 एक्सप्लेनेटिव वेरिएबल्स ले आए, ये आर स्क्वायर और बढ़ेगा, लेट्स से 91 हो गया। लेट्स से तुम 10 एक्सप्लेनेटिव वेरिएबल्स ले आए, हो सकता है 91 का 93 हो जाए, हमेशा बढ़ेगा, ठीक है, दैट्स अ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। बट एक बात खुद से पूछो, 3 एक्सप्लेनेटिव वेरिएबल्स जब मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, लेट्स से तब मेरा आर स्क्वायर आ रहा है 0.91, ओके। अगर मैं 10 एक्सप्लेनेटिव वेरिएबल्स, मैं 7 वेरिएबल्स बढ़ा देता हूँ तो मेरा आर स्क्वायर आया है 0.93। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि 10 एक्सप्लेनेटिव वेरिएबल्स वाला मॉडल ज़्यादा अच्छा है? एक बात सोच के देखो, जब मैं 10 एक्सप्लेनेटिव वेरिएबल्स इंक्लूड कर रहा हूँ, क्या मुझे और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएगी? और मेरा इंक्रीज़ कितना आया? बस 2% का। 7 वेरिएबल्स इंक्लूड करने के बाद बस मैं 2% एक्स्ट्रा वेरिएशन एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो तुम कह नहीं सकते यार इससे बेटर तो 3% वाला ही है, चल सिर्फ 2% ही तो कम है। बट ये कहना भी कि यार बस 2% कम है या कितना ज़्यादा, आर स्क्वायर ज़्यादा तो होगा ही अगर तुम वेरिएबल्स बढ़ाओगे, बट क्या वो ज़्यादा तुम्हारे लिए बेनिफिशियल भी है? ठीक है, नाउ दैट्स व्हाट वी हैव टू टॉक अबाउट। तो पहली बात तो 2 मॉडल्स को अगर तुम्हें कंपेयर करना, तुम आर स्क्वायर बेसिस पे क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि तुम्हें ये बात पता है कि अगर मैं एक्सप्लेनेटिव वेरिएबल्स बढ़ाऊंगा तो कुछ ना कुछ तो आर स्क्वायर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, चाहे बहुत ही मिनिमल अमाउंट से बढ़े, बट बढ़ेगा। दूसरी बात, तुम आर स्क्वायर को तब भी कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज आर स्क्वायर कभी ना, मतलब इट डजंट टेक इनटू अकाउंट द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। जो आर स्क्वायर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? ESS बाई TSS। तो जो 3 एक्सप्लेनेटिव वेरिएबल का मॉडल है उसका आर स्क्वायर और 10 एक्सप्लेनेटिव वेरिएबल का आर स्क्वायर, ठीक है, कैलकुलेट तो तुम ऐसे ही करोगे, बट डोंट यू थिंक उसमें इन दोनों TSS की तो चलो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम N-1 हमेशा रहती है, आई हैव डिस्कस, बट ESS की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 एक्सप्लेनेटिव वाले मॉडल में अलग होएगी दैन 10 एक्सप्लेनेटिव वाले मॉडल में, ठीक है। इसमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 9 होएगी, इसमें 2 होएगी। तो ये जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इसने इग्नोर की आर स्क्वायर ने, दैट पोजेज अ प्रॉब्लम फॉर अस, दैट इफ वी वांट टू एक्सप्लेन सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ वेरिएशन जस्ट ऐड मोर वेरिएबल्स। तो इसका मतलब तो मैं कह सकता हूँ कि ठीक है, अगर तुम्हें ज़्यादा वेरिएशन एक्सप्लेन करनी है, बस वेरिएबल ऐड करते हो, पहले 3 थे अब 10 ले गए, 50 वेरिएबल्स ऐड कर दो। क्या तुम कर सकते हो? नहीं, ये चीज़ गलत है, क्योंकि आर स्क्वायर मेरा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को भी मुझे ध्यान में रखना होता है। तो अब क्या करें?
comparing R square of two models with same dependent variable but with differing degrees of freedom of explanatory variables is like comparing apple and oranges. मतलब ये क्या है कि R square अगर तुम दो मॉडल्स का कंपेयर करते हो, चाहे उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों मॉडल्स में सेम था, ऑक्शन प्राइस, बट डिफरिंग द नंबर ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स, अगर दोनों मॉडल्स में एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स का नंबर डिफरेंट है तो इट इज सेम एज कंपेयरिंग एप्पल एंड ऑरेंजेस. यू कैन नॉट मेक अ कंपैरिजन. तो अब इसके लिए क्या करें? तो सीधी बात है, जो प्रॉब्लम क्या थी कि वो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को अकाउंट में नहीं लेगा ना, तो कुछ ऐसा मेजर बनाते, ऐसा गुडनेस ऑफ फिट का मेजर जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को अकाउंट में ले. तो इसको हम कहते हैं एडजस्टेड आर स्क्वायर. इसको हम कहते हैं एडजस्टेड आर स्क्वायर विद अ बार टॉप ऑन इट. एडजस्टेड आर स्क्वायर ये डिग्रीज ऑफ अकाउंट को फ्रीडम ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को अकाउंट में लेता है. दिस इज गिवन बाय 1 - 1 - आर स्क्वायर इंटू n-1 इसका मैं तुम्हें डेरिवेशन करके दिखाता हूँ. जैसे TSS इक्वल्स टू ESS प्लस RSS. ओके, डिवाइड करो 1 इक्वल्स टू ESS बाई TSS, RSS बाई TSS. ओके, दिस आई एम सेइंग इज आर स्क्वायर. ठीक है, सो आर स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 1 - RSS बाई TSS. ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ आर स्क्वायर को. अब दिक्कत क्या थी कि भाई डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इंक्लूड ही नहीं करा, तो कर देते हैं इंक्लूड. RSS की मुझे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या पता थी? दैट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस द पैरामीटर्स आई एम एस्टिमेटिंग. TSS की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या थी? n-1. डिवाइड कर देते हैं इन दोनों को. ठीक है, तो अब इस पर बार भी लगा देते हैं क्योंकि अब मैंने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अकाउंट में ले ली. अब अगर तुम इसको सब्सटीट्यूट करते हो, RSS बाई TSS क्या है? नथिंग बट 1 - आर स्क्वायर. ठीक है, सो दिस इज कम आउट टू बी 1 - आर स्क्वायर. ठीक है, अब ये n-1 यहाँ नीचे डिवाइड में, तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो n-1 डिवाइडेड बाय n-k. सो दैट्स हाउ वी गेट इट. ओके, सो एक बार इसकी डेरिवेशन अपेंडिक्स में भी देख लेना, इट्स ईजी टू एक्सप्लेन. ओके, सो दैट्स हाउ वी गेट इट. अब तुम देख सकते हो कि यहाँ पे अगर मान लो मैं नंबर ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स बढ़ाते हो, अगर मैं k को बहुत ज़्यादा बढ़ा दूँ तो ये एक पेनल्टी इम्पोज करता है. उतना ही मैं एडजस्टेड आर स्क्वायर कम हो जाएगा. जितना ज़्यादा मैं k बढ़ाऊंगा उतना ज़्यादा एडजस्टेड आर स्क्वायर कम हो जाएगा. ठीक है, सो नाउ दिस टेक्स इनटू अकाउंट कि मैं कितने एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स ऐड कर सकता हूँ. ऐसा तो नहीं मैं अपने मॉडल में 50 एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स ऐड कर रहा हूँ जस्ट टू गेट अ बिट ऑफ इंक्रीज इन आर स्क्वायर. वो तो आर स्क्वायर तो हमेशा इंक्रीज होएगा चाहे तुम कोई एक एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल ऐड भी कर दो, बट क्या वो रेलिवेंट है? तो कोई तो एक पेनल्टी होनी चाहिए उस पर. सो नाउ दैट्स व्हाट दे आर सेइंग. नोट दैट आर स्क्वायर दैट वी हैव जस्ट कंसीडर्ड इट इज ऑल्सो नोन एज, मतलब ये जो आर स्क्वायर है ये अनएडजस्टेड आर स्क्वायर है, और जो बार वाला है दैट इज एडजस्टेड आर स्क्वायर. मतलब इट टेक्स इनटू अकाउंट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. So you're saying as the number of explanatory variables increases in the model, adjusted R square becomes increasingly smaller than the unadjusted R square. सही बात है, क्योंकि R square तो इंक्रीज होता रहेगा, बट जब तुम एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स इंक्रीज करोगे तो K इंक्रीज होएगा. K इंक्रीज होने के ये जो एडजस्टेड R square है ये अनएडजस्टेड से कम रह जाएगा. So there seems to be a penalty involved in adding more explanatory variables to a regression model. एंड वी कैन से ऑल्सो दैट कि आर स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, बट जो एडजस्टेड आर स्क्वायर होता है ना, दैट कैन ओकेजनली टर्न आउट टू बी नेगेटिव टू. क्योंकि एक मान के चल दो कि अगर जैसे मान लो there are 3 parameters that I have to estimate. Observations are n equals to 30 and r square is found to be 0.06. तो जो एडजस्टेड आर स्क्वायर है वो नेगेटिव भी आ सकता है. ठीक है, सो दैट्स व्हाट दे आर सेइंग कि एट प्रेजेंट कंप्यूटर तुम्हारे एडजस्टेड आर स्क्वायर दे देते हैं. इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि एडजस्टेड आर स्क्वायर तुम्हें पता हो. इट विल हेल्प अस एनेबल कंपेयर द टू रिग्रेशन मॉडल्स दैट हैव सेम डिपेंडेंट वेरिएबल बट अ डिफरेंट नंबर ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स. कि अब हम कंपेयर कर सकते हैं दो रिग्रेशन मॉडल्स को जिनका सेम डिपेंडेंट वेरिएबल है बट डिफरेंट एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स है. ठीक है, even we are not comparing two regression models, it's a good practice to find adjusted R square value because it explanatory takes into account number of variables included in the model. Okay, and they are saying you should verify that adjusted R square values 8830 which is expected, it is smaller than the unadjusted R square. जो मेरा वही ऑक्शन प्राइस के unadjusted R square ये था, उसका adjusted R square this. ठीक है, and yes. सो अब बात आती है कि व्हेन टू ऐड एन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल टू द मॉडल. अभी हमने डिस्कस किया कि हम बस एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स ऐसे ही ऐड नहीं करते रह सकते. पहली बात वो मॉडल को कॉम्प्लेक्स बना देगा. दूसरी बात जितने कंप्यूटेशनल दिक्कतें आएंगी, और ठीक है आर स्क्वायर तो बढ़ेगा बट क्या एडजस्टेड आर स्क्वायर तो हो सकता है और कम हो जाए, क्योंकि अगर तुम यहाँ डिनोमिनेटर में बढ़ाओगे, ठीक है, इफ़ यू इंक्रीज द डिनोमिनेटर, ये इतना ज़्यादा इंक्रीज थोड़ा होगा फिर. ठीक है, तो हमें एडजस्टेड आर स्क्वायर का ध्यान रखना है. तो अब हम कब करें एक एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल ऐड?
अभी हमने एडजस्टेड आर स्क्वायर की बात की, तो तुम कह सकते हो कि ठीक है, अगर एडजस्टेड आर स्क्वायर बढ़ता है तो इट इज़ गुड ना कि हम एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल ऐड कर सकते हैं। मैं कहता हूँ हाँ, तो हम एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल ऐड कर सकते हैं, बट एडजस्टेड आर स्क्वायर बढ़ता कब है? एडजस्टेड आर स्क्वायर तब बढ़ता है जब जो वेरिएबल हम ऐड कर रहे हैं उसके कोफिशिएंट का टी स्टैटिस्टिक, जो हम एब्सोल्यूट टी वैल्यू है, दैट इज लार्जर दैन द वन, ठीक है। वेयर एज टी इज कंप्यूटेड अंडर द नल हाइपोथेसिस दैट पॉपुलेशन वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट इज 0। जैसे मैंने बोला कि अगर मान लो तुम्हें नंबर ऑफ बिडर्स ऐड करना है, नंबर ऑफ बिडर्स दिस इज नथिंग बट x3, ठीक है। अगर मान लो तुम्हारा बाइवेरिएट रिग्रेशन मॉडल था, ऑक्शन प्राइस एंड एज ऑफ द क्लॉक, अगर मान लो तुम्हें नंबर ऑफ बिडर्स इसमें ऐड करना है, तो तुम देखोगे नंबर ऑफ बिडर्स ऐड करके जो तुम रिग्रेशन कोफिशिएंट एस्टिमेट करोगे, ठीक है, इसका अगर टी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो तुम इसको ऐड कर सकते हो, तो ये एडजस्टेड आर स्क्वायर को बढ़ाएगा, ठीक है। एक ये भी देख लेते हैं। तो हमने क्या किया, एंटी क्लॉक ऑक्शन प्राइजेस को पहले हमने सिर्फ इंटरसेप्ट से रिग्रेस किया, हमने एज और बिडर्स दोनों ही कंसीडर नहीं किए। तो तुम देख सकते हो इसमें आर स्क्वायर 0 है, एडजस्टेड आर स्क्वायर 0, एफ वैल्यू 0 है। फिर हमने डिपेंडेंट वेरिएबल को एज के साथ रिग्रेस किया, इंटरसेप्ट एंड एज के साथ, ठीक है। अब जब एज वेरिएबल हमने कंसिडर किया, अभी भी हमने नंबर ऑफ बिडर्स कंसिडर नहीं किया, सिर्फ एज कंसिडर किया, तो तुम देख सकते हो इसका टी वैल्यू क्या है, इसका जो टी स्टैटिस्टिक वैल्यू है विच इज़ 5.8457 विच इज़ ग्रेटर देन 1। तो अगर मैं एज को अपने मॉडल में इंक्लूड करता हूँ, पहले मैं एज और नंबर ऑफ बिडर्स दोनों ही नहीं था, अब जब मैं एज को इंक्लूड कर रहा हूँ जिसका टी वैल्यू इस एब्सोल्यूट टी वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, तो मैं जानता हूँ कि मैं एडजस्टेड आर स्क्वायर बढ़ेगा, और तुम देख सकते हो ये 0 से 51 पे आ गया, ठीक है। वैसे ही अगर मान लो दोनों कंसिडर नहीं किए थे, अगर तुम सिर्फ नंबर ऑफ बिडर्स ऐड करना चाहते हो, इसका टी स्टैटिस्टिक क्या है 2.3455 विच इज अगेन ग्रेटर देन 1। तो अगर तुम सिर्फ इंटरसेप्ट पे थे, पहले तुमने कुछ भी कंसिडर नहीं किया, अगर तुम नंबर ऑफ बिडर्स ऐड करना चाहते हो, वापस आर स्क्वायर बढ़ा, इट इज़ फ्रॉम 0 to 12.68, ठीक है। बट अगर मान लो तुम इस वाले पे थे, लेट्स से तुम मॉडल नंबर सेकंड पे थे, ठीक है, मॉडल नंबर सेकंड पे थे, तुमने सिर्फ एज कंसिडर की, नंबर ऑफ बिडर्स कंसिडर नहीं किए, बट मान लो अगर नंबर ऑफ बिडर्स कंसिडर किए, तुम मॉडल नंबर 4 पे आए, नंबर ऑफ बिडर्स कंसिडर किए, तो अब जो तुमने इसका रिग्रेशन कोफिशिएंट एस्टिमेट किया, उसकी टी वैल्यू इज 9.7437। मतलब ये क्या है कि अगर तुम मॉडल नंबर 2 में ये थर्ड वेरिएबल डाल दो ना, तो एडजस्टेड आर स्क्वायर बढ़ेगा। और तुम देख भी सकते हो मॉडल नंबर 2 का एडजस्टेड आर स्क्वायर ये है, और हम बढ़ के यहाँ पे आ गए, क्यों? क्योंकि जो मैंने वेरिएबल ऐड किया उसका टी स्टैटिस्टिक ग्रेटर देन 1 है, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग, ठीक है। सो व्हेन वी रिग्रेस ऑक्शन प्राइस ऑन इंटरसेप्ट ओनली, आर स्क्वायर एंड ऑल दैट, एफ वैल्यू इज 0, इट इज नथिंग बट सैम्पल मीन वैल्यू ऑफ ऑक्शन प्राइस। वन वे टू चेक दिस इज लुक एट 2.16, तुम देख सकते हो। एंड देन अगेन ये जो सेकेंड चीज़ है ये डिस्कस करती है कि अनसरप्राइजिंगली बोथ आर स्क्वायर एंड एडजस्टेड आर स्क्वायर वैल्यू इंक्रीजेस। मैंने बता दिया कि अगर तुम फर्स्ट और सेकंड मॉडल को कंपेयर करोगे, तुमने सिर्फ एज वेरिएबल इंक्लूड किया जिसकी टी वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, और टी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होने का मतलब क्या है, टी किसके अंडर था, दैट बीटा 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। वैसे ही तो हम कैलकुलेट करते हैं, एंड जब तुम ये ऐड करोगे तो एडजस्टेड आर स्क्वायर बढ़ेगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाट इट कैन बी सीन। And they are also saying there is an interesting fact, if you notice that if you square the t value, जो ये एज वेरिएबल मैंने ऐड किया इसके कोफिशिएंट की जो टी वैल्यू है, अगर तुम इसका स्क्वायर करते हो, इट गिव्स यू द एफ स्टैटिस्टिक। सो दैट्स व्हाट दे आर सेइंग, ठीक है, विच इज अबाउट द सेम एज एफ वैल्यू। एंड इज इट सरप्राइजिंग? नो, बिकॉज इन इक्वेशन अपेंडिक्स में वी कैन स्टेट दैट टी फॉर k डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, उसका स्क्वायर इज नथिंग बट एफ डिस्ट्रीब्यूशन विद न्यूमरेटर में 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड डिनोमिनेटर में k डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ओके। वैसे ही थर्ड एंड दिस इज फोर्थ, तो दिस यू कैन रीड फ्रॉम द बुक। अब बात आती है रिस्ट्रिक्टेड लीस्ट स्क्वायर्स क्या है। ओके, सो वीडियो थोड़ी लंबी चल रही है, बट इसके बाद चैप्टर खत्म ही है। अब बात आती है रिस्ट्रिक्टेड मॉडल पे क्या है। अच्छा, क्या तुम मानोगे कि फर्स्ट मेरा रिस्ट्रिक्टेड मॉडल है क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकेशन बायस है, क्योंकि मैंने पहली बात तो दो वेरिएबल्स जो कि मैं एडजस्टेड आर स्क्वायर को बढ़ा सकते हैं, जो मैं मॉडल्स को अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो वेरिएशन डिपेंडेंट वेरिएबल में एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैंने फर्स्ट मॉडल में उसको ओमिट कर दिया, मैंने सिर्फ इंटरसेप्ट के उस पर उसको रिग्रेस किया। जबकि फोर्थ मॉडल में मैंने दोनों एज ऑफ द क्लॉक एंड नंबर ऑफ बिडर्स दोनों को अकाउंट में लिया, ठीक है। तो ये जो मैंने ऊपर ओमिट किया, ठीक है, आई कैन कॉल दिस एज रिस्ट्रिक्टेड मॉडल, कि इट रिस्ट्रिक्ट्स द नंबर ऑफ एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स, ये इन दोनों को अलाउ नहीं करता आने के लिए। वैसे ही फोर्थ में अनरिस्ट्रिक्टेड मॉडल है, मतलब वो उन दोनों वेरिएबल्स को अलाउ करता है आने के लिए। सो इतना तुम समझ गए। तो अब जो फर्स्ट मॉडल जो कि इन दो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स को अपने अंदर इंक्लूड नहीं होने देगा, जब मैंने इसको बाय मेथड ऑफ OLS एस्टिमेट किया, तो उसको मैं कहूँगा रिस्ट्रिक्टेड लीस्ट स्क्वायर्स, ठीक है, बिकॉज इट्स अ रिस्ट्रिक्टेड मॉडल। वैसे ही फोर्थ मॉडल का जब मैं OLS एस्टिमेट से निकालता हूँ, आई कॉल इट अनरिस्ट्रिक्टेड लीस्ट स्क्वायर्स,
ठीक है. Now, how do we find out if restrictions imposed by model are valid? अच्छा, मैं ये कैसे, अभी तो चलो मुझे पता लग गया यहाँ पे एडजस्टेड आर स्क्वायर देख के किया, यहाँ पे तो इम्प्रूव हो ही है ना, तो हमें कर लेने चाहिए मॉडल इंक्लूड. बट मैं कैसे बताऊंगा कि, तो इसमें तो मैं मान सकता हूँ कि ये जो रिस्ट्रिक्शंस ये इम्पोज कर रहा है कि तुम एज ऑफ बिडर्स को मॉडल में इंक्लूड नहीं कर सकते, ये गलत है, नहीं करना चाहिए. क्योंकि अगर इंक्लूड किया तो पहली बात तो हमारा एडजस्टेड आर स्क्वायर 0 से एकदम 88% बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन एक्सप्लेन कर सकता है मॉडल. बट हमें कैसे पता करें कि ये जो रिस्ट्रिक्शंस है क्या ये वैलिड है कि नहीं है? क्या हमें उन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स को जो रिस्ट्रिक्टेड है मॉडल में, क्या उनको इंक्लूड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो हम दो चीज़ें कर सकते हैं. पहला, मान लो फर्स्ट हमारा रिस्ट्रिक्टेड मॉडल है, फोर्थ अनरिस्ट्रिक्टेड मॉडल. इन दोनों का आर स्क्वायर निकालो, नॉट एडजस्टेड आर स्क्वायर बट नॉर्मल आर स्क्वायर निकालो इन दोनों मॉडल का. देन वी कैन से दैट अज्यूमिंग कि नॉर्मल जो एरर टर्म्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, हम एक टेस्ट स्टैटिस्टिक डिफाइन करते हैं दैट एफ इज़ नथिंग बट अनरिस्ट्रिक्टेड मॉडल का आर स्क्वायर माइनस रिस्ट्रिक्टेड मॉडल का आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम रिस्ट्रिक्शंस. एम रिस्ट्रिक्शंस इज लाइक, जैसे पहले मॉडल में 2 रिस्ट्रिक्शंस थी, एम एस 2, कि हमें यहाँ पे 2 एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स एक्सक्लूड करने पड़े. ठीक है. एम इज द नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस अनरिस्ट्रिक्टेड मॉडल का आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस के, मतलब n observations and k the parameters again, parameters including the intercept coefficient, parameters you are estimating in the unrestricted model. ये जो f statistic है, this follows f distribution with m degrees of freedom in the numerator and n minus k degrees of freedom in the denominator. तो अगर इसकी एक स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट वैल्यू है, मतलब इसकी वैल्यू अगर इसकी क्रिटिकल वैल्यू से ग्रेट हो, ऑफकोर्स ये डिस्ट्रीब्यूशन से तुम क्रिटिकल वैल्यू निकाल सकते हो एट एनी सिग्निफिकेंस लेवल. अगर इसकी वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा बड़ी हो तो मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा मॉडल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर रहा है दोज आर नॉट वैलिड. दिस इज अंडर द नल हाइपोथेसिस कि हाँ, जो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर रहा है मेरा मॉडल वो वैलिड है. मतलब आई एम सेइंग कि फर्स्ट मॉडल में कोई दिक्कत नहीं है, जो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर रहा है वैलिड है. बट इज इट रियली वैलिड? तो पहले तो मैं इन दोनों मॉडल्स का आर स्क्वायर निकालूंगा, उसको इस स्टैटिस्टिक में डालूंगा, कंप्यूट करूंगा. अगर ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है तो मैं कह सकता हूँ जो रिस्ट्रिक्शंस मॉडल नंबर 1 ने लगाई है नहीं, वो वैलिड नहीं है, हमें ये इंक्लूड करने चाहिए. तो इससे यू कैन जज कि वेदर रिस्ट्रिक्टेड मॉडल इज गुड और नॉट. ठीक है. तो रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज बाय मॉडल इज नॉट वैलिड. और वैसे तुम देख सकते हो, वैसे अनरिस्ट्रिक्टेड मॉडल में आर स्क्वायर क्या था 89.06, मतलब 0.8906, और रिस्ट्रिक्टेड मॉडल में क्या था 0. ठीक है. सो अगर तुम इसको डालोगे यहाँ पे तो द वैल्यू कम्स आउट टू बी 118 अप्रॉक्सीमेटली, एंड पी वैल्यू इज सो स्मॉल, सो वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस. सो वी आर सेइंग बोथ एज एंड नंबर ऑफ बिडर्स हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ऑक्शन प्राइस. हेंस रिस्ट्रिक्शंस जो पहला मॉडल लगाता है वो वैलिड नहीं है. ठीक है. So that's it for the chapter number 4 and that's complete. And इसके बाद I will upload chapter number 5. Thank you.